अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 5 मार्च 2026 है और आज की जो वॉर रिपोर्ट ही कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे खित्ते के अंदर जो जंग लगी हुई है उसमें मिडिल ईस्ट तक तो यह जंग, या साउथ एशिया, सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ एशिया तक तो ये जंग जारी थी। अगर आप सेंटकॉम का ये मैप देखें जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का है, तो आपको मजीद समझने में आसानी होगी कि अब इस जंग में साउथ एशियन डायनेमिक भी शामिल हो गया है। और इसकी डायमेंशन जो सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एक नई स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और इस सब के दरमियान एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनकी गवर्नमेंट इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म का शिकार है अपनी इसराइल के साथ जो उन्होंने करीबी ताल्लुकात रखे हैं उस पॉलिसी की वजह से। उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल फादर जो अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी फलस्तीन को लेके, उसको खैरबाद कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान जिस तरह एक्ट कर रहा है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम ये लगता है कि अफगानिस्तान को हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालत की कशीदगी की ने भी इस पूरे खित्ते को एक इंतहाई खतरनाक मोड़ के ऊपर लाकर खड़ा किया हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और आसिम मुनीर को शायद ये गलतफहमी थी, जिस तरह अमेरिका को और इसराइल को गलतफहमी थी कि 2 दिन की झड़प और फिजाई हमलों से अफगान अवाम और हुकूमत को दबाव में ले आएंगे, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स निकला और अफगान हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज को सरहद पर खातर ख्वाह नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जंग अभी भी जारी है। जाहिर बात है अफगानिस्तान का भी नुकसान ठीक ठाक किस्म का हो रहा है, यहाँ पे ईरान का भी तो नुकसान ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन वो लड़ रहे हैं, इसी तरह अफगानिस्तान वाले भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तवक्को बिल्कुल वही थी जो अमेरिका की तवक्को थी कि फिजाई कार्रवाई से दबाव और रजीम चेंज में मदद मिलेगी, लेकिन बहरहाल अफगान फोर्सेस की जो मज़ाहमत है वो बड़ी सख्त है, बिल्कुल जिस तरह ईरान की फोर्सेस की मज़ाहमत है वो भी बड़ी वहां पे सख्त है। और इस वजह से फौरी स्ट्रैटेजिक बर्तरी जो है वो नजर नहीं आ रही, पाकिस्तान को भी नजर नहीं आ रही इस जंग के अंदर। ना ही आपको पता है कि यहाँ पे ईरान के थिएटर के अंदर अमेरिका को, गल्फ को और यहाँ पे इसराइल को नजर आ रही है। और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस एग्रीमेंट जो सऊदी अरब के साथ है, उस वजह से पाकिस्तान वहां पे भी टाई डाउन किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, मतलब ईरान की मुखालिफ टीम के अंदर है यहाँ पे। और जब आप साउथ एशिया के अंदर देखते हैं तो विजिबली जो है वो मजीद सिचुएशन पाकिस्तान की जो सरहदी इस्तेकाम है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगवानों के हाथों बहरहाल पिटाई और जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेलने की धमकियों और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी क़यादत को यह सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि कहीं सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। और इसी पस मंजर में आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो क़यादत के बयानात हैं, जो इस वक्त फॉर्म 47 हुकूमत के बयानात हैं, उनमें नरमी बड़ी ज्यादा आई है। वजीर खारजा इसहाक डालर साहब की जानब से मुज़ाकरात का इशारा किया गया है, मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड किया गया है, सदर आसिफ अली जरदारी का अफगान अवाम को भाई उन्होंने कहा है जनाब, वो भी बड़ा क्लियर है। और शहबाज शरीफ वजीर आजम की तुर्क सदर अर्दवान से अमन अमल के ऊपर गुफ्तगू इस बात की अलामत समझी जाती है कि इस्लामाबाद अब जो है वो इस कशीदगी को कम करने के रास्ते की तरफ तो जा रहा है। लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तान को इस जगह पे लाके बहरहाल फंसा चुका है कि चारों तरफ से इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो इस पूरे रीजन के अंदर जो मामलात है उसमें अब तक तो खामोशी है, लेकिन जाती सतह के ऊपर जो आसिम मुनीर फैक्शन है जो इस वक्त रूल कर रहा है, एक तरफ उसको क्रेडिट ये जाता है कि अभी तक एक्टिवली पाकिस्तान इन्वॉल्व किसी जंग के अंदर नहीं हुआ, और दूसरी तरफ अगले 2 महीने तक ये मामलात जो हैं, जो वादे इन्होंने किए हैं रजीम चेंज के काबुल के अंदर, आसिम मुनीर ने जो वादे किए हैं, बगराम एयरबेस पे जो दावा किया है, उसकी तरफ क्या होने जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो कि इस वक्त अंडर फायर हैं इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से। और इसके अंदर आप ये बात जरा जहन के अंदर रख लीजिए कि ईरान पर जो यूएस और इसराइल का हमला हुआ उसके बाद पूरी दुनिया ने उसकी मुखालफत तो की है, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल पाकिस्तान की तरह कंडेमनेशन से डिस्टेंस जो है वो रखा है। खासतौर के ऊपर इंडिया ने तो ज्यादा रखा है, पाकिस्तान ने तो फिर भी प्रेसिडेंट खamenei की जो वफात है उसके ऊपर उसकी कंडेमनेशन की है।
उसकी मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका को और इसराइल को ब्लेम नहीं किया, लेकिन इंडिया की हुकूमत ने मजीद डिस्टेंस रखा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्कल के अंदर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, ठीक ठाक सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अपनी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है वो उसको कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया इंडिया ने, या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का ये इंडिया का एक हिस्सा है। जो इंडिया में हमारी सोर्सेज हैं वो ये बात बताती हैं कि नहीं, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसलिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडिया का प्रेशर बढ़ा तो फिर इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो जाएंगे भाड़ में, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो इंटरनल प्रेशर को ही देखेगी। इस वक्त मैंने इसके ऊपर तफसीलात जो इंडिया और इजराइल की पॉलिसी है उसके ऊपर, पाकिस्तान को मुकाबले के अंदर पाकिस्तान को निशाने के ऊपर रख के उसके ऊपर मैंने बात की थी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ज्यादा बुरा मान गए, लेकिन हकीकत तो यही है ना, अब रियल पॉलिटिक तो यही है कि जाहिर बात है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, द रूल ऑफ मेजोरिटी तो होती है, लेकिन उसको मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी ही कहा जाता है। लेकिन इंडिया ईरान से क्लोजर पार्टनर हमेशा हिस्टोरिकली रहा है। न सिर्फ आपको पता है कि यासर अरफात भी जिस वक्त जिंदा थे फलस्तीन में भी, तो वो हिंदुस्तान के बहुत करीब थे, पाकिस्तान के करीब नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल्लाह के अंडर, आपको पता है, जॉर्डन में जाके फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था, और अब भी पाकिस्तान पीस पोर्ट का हिस्सा फुल एक्टिव मेंबर है। इंडिया तो सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस के ऊपर गया था। तो ये शिफ्टिंग इस वक्त जो हालात है उसके अंदर आपने देखा कि इंडिया का बहरहाल एक क्लोज पार्टनरशिप चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ भी रही, एनर्जी इंपोर्ट्स भी वो ईरान से करते रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी साउथ एशिया के लिए, न सिर्फ सेंट्रल एशिया से बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी, वो भी चाबहार पोर्ट के जरिए थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मोदी गवर्नमेंट है उसने आहिस्ता आहिस्ता ईरान से अपना डिस्टेंस बढ़ाया है, और ऑयल इंपोर्ट भी जो है वो वहां से रिड्यूस की है, और स्ट्रेटेजिक फोकस को भी अपना शिफ्ट किया है। और इस शिफ्ट का अब डेस्टिनेशन क्या था, यहां से शिफ्ट अगर हुआ है तो फोकस कहां किया है, वो इसराइल की तरफ किया है, और वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल एनालिसिस दिया, और बहुत से लोग उसके ऊपर बुरा मानते हैं, अगर मानते हैं तो माने। लेकिन बहरहाल इंडिया और इसराइल का जो स्ट्रेटेजिक एक्सेस है उसमें आज इंडिया और इसराइल का जो पार्टनरशिप है उसमें वो बेस करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के ऊपर, और सर्वेलेंस सिस्टम्स के ऊपर बेस करता है। जाहिर बात है कि चाइना के लिए भी इंडिया को ये चीजें चाहिए फासला मुकाबला करने के लिए, और चाइना की पार्टनरशिप पाकिस्तान से है उसके लिए भी उनको चाहिए। इंडिया ऊपर से दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है दुनिया का, ठीक है, और इसराइल उसका टॉप सप्लायर के अंदर आता है। मतलब अगर आपने कोई चीज मंगवानी है ना, इंडिया ने मंगवानी है, इंडिया ने कोई चीज अगर रशिया से भी मंगवानी है जो सबसे पुराना पार्टनर है, तो वो अगर इमरजेंसी में भी मंगवानी है तो फिर भी वो 4-5-6 महीने लगा देंगे। लेकिन यहां आप फोन करो और दिनों के अंदर इसराइल से चीजें आ जाती हैं। डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूं, आजकल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पहले ये होता रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर बराक मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो आपने लिए, हैरोन ड्रोन्स वो आपने इंडिया ने लिए हैं, आपने रडार और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी ली है, आपने प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ली है, जिस तरह के स्पाइस बॉम्ब्स हैं और स्पाइस बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो आसिम मुनीर भी ठीक ठाक डर के बैठा हुआ है, और ठीक ठाक वहां पे थरथली मची हुई है। लेकिन इस थरथली का मकसद जो सिंदूर 2 के नाम से मचाई जा रही है, वो ये डराया ज्यादा जा रहा है, मारेंगे कम डराएंगे ज्यादा। ये मैं आपको हकीकत बता दूं, ये बाकायदा तौर के ऊपर जो असेसमेंट है, ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी की असेसमेंट है, और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जब आप बात करते हैं तो कहते हैं यार ये डरा ज्यादा रहे हैं, और ये डरा के मारने के चक्कर के अंदर हैं कि वहां पे अफगानिस्तान से काम खोला हुआ, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को भी इन्होंने इन्वॉल्व अप कर लिया है कि यार मामला सेटल करें कि 2 फ्रंट वॉर अगर खुलेगी वहां से इंडिया कुछ ना करे, ये एग्रेसिव पोस्चरिंग ही को बरकरार रखे, और क्रॉस बॉर्डर कुछ ना भी करे तो तब भी इनके एसेट्स वहां पे एंगेज हो जाते हैं, और ये एसेट्स बॉर्डर के ऊपर एंगेज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन इंडिया और इसराइल का जो पार्टनरशिप है वो विजिबली जो है वो वॉशिंगटन को भी उसको खामोशी से सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने समझना है। जो पूरी दुनिया है वो कहती है फ्यूचर ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर है, ठीक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की स्ट्रेटजी के ऊपर है। उसमें एक्टिव पार्टनर अगर कोई, क्वाड तो बड़ी है, मुल्क तो बड़े हैं, लेकिन एक्टिवली अगर किसी 2 मुल्कों की फौजें साथ खड़ी हुई हैं तो वो अमेरिका और इंडिया की खड़ी हुई है।
ये बात जहन के अंदर रखें। तो चाइना का स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट, ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप चाइना का स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बनाने के लिए इंडिया को ये पूरी की पूरी इस वक्त जो है ये पार्टनरशिप है। और इस वजह से अगर आप अमेरिका के साथ चल रहा है इंडिया, तो उसने जाहिर बात है कि जाके चलना तो है, फिर जाके इजराइल के साथ भी चलना है। तो वो अपने लॉन्ग टर्म एडवांटेज को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट को देख रहे हैं अमेरिका के साथ। मोदी की फॉरेन पॉलिसी ग्रेजुअली जो है वो शिफ्ट हुई है और नॉन अलाइनमेंट जो है वो अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है। पहले आप देखो क्वाड की मेंबरशिप इन्होंने ले ली, फिर डिफेंस एग्रीमेंट इन्होंने अमेरिका के साथ जाके कर लिया, फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग नेटवर्क्स इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए, फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर लिए। और अब मिडिल ईस्ट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये परसेप्शन बन रहा है कि यूएस इजराइल स्ट्रेटेजिक ब्लॉक के बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो अब करीब हो गया है। लेकिन इस अलाइनमेंट की एक कॉस्ट भी है पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर जो देनी पड़ रही है। ईरान जैसे ट्रेडिशनल पार्टनर से अगर आप डिस्टेंस करते हो तो जाहिर बात है उसका फॉल बैक आएगा, पॉलिटिकल फॉल बैक आएगा। वो किस हद तक आएगा ये भी आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंदूर 2 ऑपरेशन की जो तैयारी की जा रही है और बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर रियट्रिक भी इन्वॉल्व है इंडियन आर्मी की, और पाकिस्तान को उसको टारगेट के ऊपर रखा गया है। अगेन डरा के मारने का प्रोग्राम ज्यादा यहाँ पे नजर आता है, डराया ज्यादा जा रहा है, मारने वाला प्रोग्राम। तो पाकिस्तान के पास भी कैपेबिलिटीज मौजूद है कि वो फाइट बैक करते हैं। उनके पास आपको पता ही है 4 दिन की जंग के अंदर भी कैपेबिलिटीज फुली कैपेबल है। मिसाइल वॉरफेयर भी उनके पास भी, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी अन्नेवा पड़ी हुई है पाकिस्तान के पास भी, अगर इंडिया के पास है तो। लेकिन साउथ एशिया की तरफ अगर आप देखो ना जी, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल में इस वक्त हर जगह बात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की हो रही है। उसको कहते हैं 2.0 की तैयारी है, 2.0 की तैयारी है, ये वो लोग बात करते हैं। और ये एक रेटरिक है, ठीक है, बड़कें ज्यादा मारी जा रही हैं, ये सर्कुलेट हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा। ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी कोई भी नहीं है, लेकिन डिबेट बहुत ज्यादा इंटेंस इसकी हो रही है। तो बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए एक अगर ऑलरेडी वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, फिर ईस्ट में अगर इंडिया भी खुल जाता है तो फिर जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने तो इस वक्त जो हालात की हुआ है वो इसकी वजह से पाकिस्तान 2 अतराफ से पहले फंस चुका है बड़ा एक्टिवली। ये जो इन्होंने अफगानिस्तान में पंगा लिया है इसकी वजह से डेफिनेटली फंस चुके हैं ये। अब इंडियन बॉर्डर के ऊपर भी फंसे में, ईस्टर्न पे भी वेस्टर्न पे, चाहते तो यही थे कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न के ऊपर फंस जाएं और ट्रंप को बताएं कि हम फंस गए और अब गजा में फौजें नहीं भेज सकते। लेकिन अब तो आपने काम तो कर लिया, फंस तो गए, तो इसका अब फॉल आउट भी होगा, इसका अंजाम भी होगा, जाहिर बात है। आप देखें, और फिर ईरान के साथ जो आपका झगड़ा है, एक ईरान बचा हुआ था, ईरान भी आपके बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। तो जब ईरान बचा हुआ था तो वहां आपने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, और वहां पे इसलिए आप सऊदी अरब को कह रहे हो कि जी, आप ईरान को कह रहे हो कि जी सानू बचाना, हमने अभी उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो मतलब पाकिस्तान का इस वक्त बॉर्डर जो है वो एक्टिव है इंडिया के साथ, एक्टिव है अफगानिस्तान के साथ, एक्टिव है ईरान के साथ। पीछे चाइना ही बच जाता है जो फेयर वेदर सिर्फ सिचुएशन के अंदर बॉर्डर खुला हुआ होता है। और वहां भी आप जब अफगानिस्तान से पंगा कर रहे हो, ईरान से पंगा कर रहे हो, तो वहां दोनों जगह के ऊपर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और चाइना फिर आपके ऊपर तपेगा नहीं तपेगा, आप मुझे बताएं, ठीक है। अब यहां पे अगर इंडिया कोई मेजर मूव करता भी है तो पाकिस्तान इफेक्टिवली 2 फ्रंट प्रेशर जो है वो फेस करेगा, जो कि वो नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त तक डरा के सिर्फ डराया हुआ उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना फैक्टर यहां पे मौजूद है, ठीक है। चाइना का रोल यहां पे बड़ा क्रिटिकल है। चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है, JF-17 फाइटर प्रोग्राम्स उनके साथ चल रहे हैं, J-10C भी उन्होंने दिए हुए हैं, मिसाइल्स भी, PL-15 जिन्होंने इंडिया के जो राफेल हैं वो शॉट डाउन किए थे, और वो भी इन्होंने दिए हैं, और वो उन्होंने रिवर्स इंजीनियर भी कर लिए हैं। वो कहते हैं हमारे पास भी अब वही कैपेबिलिटी है, ये तो अब अगली जंग के अंदर ही पता चलेगा। हम नहीं चाहते कि हो अगली जंग, लेकिन अगर हो तो पता चल जाएगा। लेकिन अब चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम भी ले रहा है पाकिस्तान, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कोऑपरेशन भी है इस वक्त बीजिंगली। लेकिन फिर भी बीजिंग जो है वो बीजिंग ओपनली जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ना ही तेहरान में हो रहा है। और पाकिस्तान से तपे हुए लोग बैठे हुए बीजिंग के अंदर, बहुत तंग है जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बीजिंग वगैरह में लोग, क्योंकि आसिम मुनीर की जो डिसेप्शन है, जो डबल गेम है, वॉशिंगटन भी वादे किए हैं, वही वादे बीजिंग से भी किए हैं, इंतजार कर रहा है कौन जीतेगा उसके साथ मिल जाएगा। तो इस तरह इस लेवल के ऊपर जब डिसेप्शन की जाती है तो उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, यह समझिए। जियो पोलिटिकल रियलिटी ये है कि चाइना, USA और इंडिया भी स्ट्रेटेजिक राइवल है एट द सेम टाइम, और पाकिस्तान और ईरान दोनों बीजिंग के रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी हैं। अब यहां पे मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन, इसलिए साउथ एशिया की इक्वेशन सिंपल नहीं है। इधर इस वक्त हर तरफ से जो है रोला पड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जो इस वक्त जंग नजर आती है वो एयर पावर की जंग है।
तो एयर पावर का अगर आप कंपैरिजन करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो है वो इस वक्त राफेल है। ये कहते हैं जी हमने राफेल गिराए हुए हैं, वो मजीद ले रहे हैं वहां से। वो कहते हैं जी इन्होंने राफेल इसलिए गिरा दिए थे कि इनके पास PL-15 मिसाइल था बियॉन्ड विजुअल रेंज, और हमारी गलती थी, हमें नहीं जाना चाहिए था, और हमें जो है वो डॉग फाइट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, हमें बियॉन्ड विजुअल रेंज इनके मिसाइल से बाहर रहना चाहिए था। नंबर एक। नंबर दो, हमें इनकी रेंज एक्चुअल नहीं पता थी, अब हमें पता चल गई और हमने उसका जो मेयर है काउंटर तैयार कर लिया। ठीक है। दूसरा, उनके पास Su-30 Mark 1 भी है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, तेजास हैं उनके अपने, लेकिन तेजास जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है दुबई एयर शो के बाद। लेकिन ये मिक्स इंडिया का मल्टी ओरिजिन कॉम्बैट इकोसिस्टम जो है ना, ये इस वक्त मौजूद है। एडवांस रडार और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इंडिया के पास अवेलेबल बहरहाल है। और पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर आप देखो तो है तो छोटी, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड और स्पेशलाइज्ड फोर्स जो है उसको माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेजर प्लेटफॉर्म उसका F-16 है जो उन्होंने अमेरिका से लिया, और JF-17 थंडर जो है वो चाइना पाकिस्तान का जॉइंट प्रोजेक्ट है, और मिराज 3 और 5 के अपग्रेड्स मौजूद हैं, और J-10Cs चाइना से जो उन्होंने लिए हैं जिसमें PL-15 मिसाइल्स लगे हुए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट है। ठीक है। लेकिन इंडिया का एयरफोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा है, और इंडिया को अभी तो उन्होंने सिर्फ 130 राफेल लिए हैं, उनको मजीद कोई स्क्वाड्रन्स चाहिए, 28 के करीब स्क्वाड्रन्स चाहिए, जिसमें हो सकता है कि वो अमेरिकन इक्विपमेंट भी खरीद ले। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अमेरिका को इसीलिए बताया गया है इस वक्त, जो इंडियन सोर्सेज हमें बताते हैं कि अमेरिकन को ये कन्वे किया गया है, जो उनके इस वक्त स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू साउथ एशिया सर्गे गोर्ज यहाँ पे बैठे हुए हैं और एम्बेसडर भी हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा कि यार हमें Su-57 रशिया से लेना है और S-500 मिसाइल सिस्टम देना है, आप हमें जो है वेवर लेके दो अमेरिका से, और पहले भी आपने जिस तरह लेके दिया था कांग्रेस से वेवर चाहिए। तो उनको कहा यह गया है कि जी आपको वेवर मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तान के पास तो आ जाएगा, लेकिन उस वक्त तक, इस वक्त अफगानिस्तान वाला फ्रंट खोल के इंडिया की तरफ से डरा के मारने का जो प्रोग्राम चल रहा है, अब वो चलेगा या नहीं चलेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास प्रॉक्सी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो इस वक्त आसिम मुनीर ने एक्टिवेट किए हुए इंडिया के अंदर। पहलगाम के बाद, अब मजीद दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंडिया का जो रिएक्शन था वो बहुत ही, उन्होंने कहा कि यार ये अगर हमने डायरेक्ट ब्लेम कर दिया तो एस्केलेशन हो जाएगी। एस्केलेशन लेडर के ऊपर विजिबली इंडिया भी जाना नहीं चाहता इस वक्त, ये क्लियर बातचीत है। और चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल रोल है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। JF-17 प्रोग्राम और चाइनीज रडार टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव किस्म का ऑप्शन है, वो प्रोवाइड तो करती है, और इंडिया मीनवाइल जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के से बेनिफिट कर रहा है। लेकिन ये एसेंशियली दो डिफरेंट डिफेंस फिलॉसफीज हैं। और ईरान की जंग में आपको नजर ये आता है कि जो तेहरान जो है वो बाइडो सिस्टम यूज कर रहा है, वो बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है, और पाकिस्तान अगर उस सिस्टम के ऊपर आ जाता है, और बहुत सी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी उसी सिस्टम के ऊपर इस वक्त चल रही है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक उनको एज जरूर मिलता है। और इंडिया जो है वो एक उनके पास लेकिन फिर भी डाइवर्स हाई एंड प्लेटफॉर्म मौजूद है, और पाकिस्तान के पास असल में तो जो है वो पैसों की कमी है तो इसलिए, लेकिन इंटीग्रेटेड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के पास, क्योंकि 85% आपको देखो ना इंडिया का, मैंने जो आपको इन्वेंटरी बताई है वो किधर से है, फ्रांस, US, रशिया, जितों भी तुझे मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा डिवर्स है, तो उसकी इंटीग्रेशन इतनी इजी नहीं है, सोर्स कोड उनके पास नहीं है। वेयर पाकिस्तान 85% अब चाइनीज हार्डवेयर के ऊपर है, तो सोर्स कोड हो या ना हो, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है यहाँ पे लड़ाई के लिए। तो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता है, जो अब पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट अफगानिस्तान के ऊपर भी खुला हुआ है, तो वहां पे हो रहा है, और वहां पे अब हाल ही में फतवा दिया गया है। फतवा क्या है? फतवा दिया गया है, जो बहस हो रही है, दिया नहीं गया, बहस हो रही है। अफगानिस्तान में बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का फतवा दिया जाए। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का अफगानिस्तान में फतवा दे दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है, जो मिसाल के तौर के ऊपर अगर जहाद का फतवा दे दिया जाता है, तो मेटाफोरिकली स्पीकिंग, बट सिनेरियो तो यही बनता है कि फिर उसके बाद वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान में तो फिर खुद कुछ भी जो है वो भी हो सकता है। पाकिस्तान के मौलवी भी कहते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो हलाल है, ये भी जहाद है, तो मुसलमान से लड़ रहा है। लेकिन लड़ सकता कौन है? प्रॉक्सी एलिमेंट्स किसके ज्यादा तगड़े हैं? कौन जो है इस जंग के अंदर कितने अरसे से लड़ रहा है? पाकिस्तान का तो प्रॉक्सी हमेशा से था ही, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट था, जिहादी एलिमेंट था, तो वो तो अफगान ही थे। अब भी अगर इंडिया में भी लॉन्च करना होता है तो उनको जो वन स्टॉप शॉप यूज करनी पड़ती है वो उधर से ही यूज करनी पड़ती है। अब जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो ये बात समझती है कि अफगानिस्तान का मुकाबला अगर आप प्रॉक्सी वॉरफेयर में करना चाहते हैं और ये फतवा अगर आ जाता है तो तुसी भजन थोड़ा कम हो जाएगा।
और ये मैंने खबर जो ही दी है उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो फौजी तो कहने वो तो पीछे बैठे हुए हैं, अपने किलों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, मारे तो हम जाएंगे, रगड़े तो हम जाएंगे। पॉलिटिशियंस ये कहते हैं अगर यहाँ पे आके बम फटने लग गए, लोग फटने लग गए तो, और फतवे हो गए तो, इसलिए वो मामलात को सुधारना चाहते हैं। आसिम मुनीर ने जो बगराम एयरबेस वाली बोंगी मारी है, वो बोंगी ही रहेगी, लग तो यही रहा है। क्योंकि अगर कोई बातचीत होनी है, चाहे चाइना से होनी है, अमेरिका से होनी है, जिससे भी होनी है, वो अफगानिस्तान वालों का राइट है, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप प्रॉक्सी एलिमेंट अब आगे चल के इंडिया के खिलाफ भी यूज करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा इतना ज्यादा यूज करना, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा जो इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान का पिछले 40-50 साल से जो चल रहा था, वो जाहिर बात है कि अफगान जो इस वक्त एलिमेंट है उसकी मर्जी के बगैर तो चल ही नहीं सकता था। और अब अगर ये फतवा अगर दे पाकिस्तान के मौलवी भी देने और अफगानिस्तान के भी जो है वो दे देते हैं लोग कि नहीं जी ठीक है, जायज है एक दूसरे के खिलाफ जहाद, इफेक्टिव ज्यादा इस फतवे के ऊपर अमल कौन कर सकता है? आप पाकिस्तान वाले तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी। आप तो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, आप तो उनके बच्चे भी मार रहे हो, तो वो तो बदला लेने आएंगे, आपको पता ही है। और लाल मस्जिद के बाद क्या हुआ था, आप भूल गए हैं क्या? किसने किया था? लाल मस्जिद में किसकी बच्चियां थी, किसके बच्चे थे? ये अफगान के ही थे। तो पख्तून एक ही पख्तून है, खैबर पख्तूनख्वा में आप जो इनको पख्तून बोलते हो अफगान ही हैं, दोनों तरफ एक ही ट्राइब्स हैं, मतलब दोनों तरफ डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, एक ही कौम है। तो जारी बात है कि आप फिर किस तरह इन फतवों के अगर आप चक्कर में पड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा? आपने वो फिर इंडिया के ऊपर आपने टेम्पा फ्लोरिडा में आसिम मुनीर ने कहा था कि हम लोग डंपर ट्रक है और इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज है, हमसे टक्कर होगी तो नुकसान उनका होगा। तो चंदा इधर टक्कर होगी तो फिर ये वही वाला आपके ऊपर लागू है कि यहां फिर डंपर ट्रक वो है, फिर अफगानिस्तान है, वो आके मारेगा तुम्हें टक्कर पंजाब के अंदर, पंजाबिस्तान जो फौजिस्तान बना रहे हो, तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा, सारी बात है। तो ये चीज जानते हुए ठीक ठाक एक तरफ तो इंडिया जो है डरा के इनको इन्होंने डराया, त्रा त्रा निकाला हुआ, पंजाबी कहते हैं त्रा कड़िया हुआ है। एक तो इंडिया ने त्रा इनका निकाला हुआ, वहां पे अलर्ट है। त्रा क्या होता है? अलर्ट है, यूर अलर्ट 24/7। तो ऑफकोर्स जाहिर बात है कि एक आपको उधर भी प्रॉब्लम है, फिर कुछ भी हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से, तो इधर भी रोला पड़ा हुआ है। तो अब ये एक एंड लगता है कि ठंडा करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये राइट स्ट्रेटजी है, इनको बंदे का बच्चा बनना चाहिए, इनको ठंडा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ये बात ध्यान के अंदर रखिए कि अगर पूरे रीजन के अंदर ऑलरेडी ईरान के अंदर भी इंस्टेबिलिटी है और वो मजीद एस्केलेट होती है, तो फिर सवाल ये है कि ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का जो ये इस वक्त एरिया बन रहा है, जहां पे यूएसए और इंडिया एक तरफ खड़े हो जाएंगे, अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उसको चूज करना पड़े, इंडिया और पाकिस्तान में चूज करना पड़े, तो अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? मार्केट किसकी बड़ी है? डिफेंस सबसे बड़ा नेट एक्सपोर्टर कौन है? किसको असला बेचना है? इंडिया के साथ। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो जारी बात है, अगर इफ दे हैव टू चूज साइड ना, तो ऑफ कोर्स साइड तो फिर चूज करने के लिए पिछली दफा तो उसने जो भी कह दिया, वो खुद अभी प्रेशर के अंदर है। इस सिनेरियो के अंदर जो है वो इंडिया के साथ ही वो खड़े होंगे। यूएसए और इंडिया एक साइड के ऊपर है और चाइना इनडायरेक्टली जो है वो दूसरी साइड के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली इस वक्त तो यही देख रहा है ना, जो जीतेगा उसके साथ मैं मिल जाऊंगा। अगर चाइना ईरान जीतता है तो मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा, नहीं जीतता, जो कि मुश्किल है, ये लॉन्ग टर्म इसने कॉन्फ्लिक्ट में चलना है। इन द मीन टाइम ये अगले 2 महीने में हालात बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी चेंज होने वाले हैं। आसिम मुनीर के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें नहीं है, और पाकिस्तान और ईरान जो है अगर प्रेशर पॉइंट इस वक्त बन रहे हैं, विजिबली बन रहे हैं, तो फिर डू यू थिंक के फाइनल आपने फैसले वॉशिंगटन डीसी से लेने हैं, तो डीसी किसके हक के अंदर जाके फैसले देगा? और अफगानियों के साथ आपने अपने खिलाफ कर लिया, तो आप मुझे बताएं कि वो किसके साथ जाएंगे? और एक बात क्लियर है यहाँ पे, और कोई चीज क्लियर हो या ना हो, मिडिल ईस्ट वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। हम जो कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर ये बन चुकी है, और उसका रिपल इफेक्ट सबसे पहले साउथ एशिया तक पहुंच चुका है, पहुंचेगा नहीं, पहुंच चुका है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इस वक्त रीडिफाइन कर रहा है, और पाकिस्तान 2 फ्रंट प्रेशर जो है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, फेस कर पाएगा? फेस तो वो ऑलरेडी कर रहा है ना, इस वक्त रोला तो बना हुआ है उनका। तो अब पाकिस्तान ये 2 फ्रंट प्रेशर कितने अरसे फेस कर सकता है? मुश्किल है, इसलिए अफगानिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाइना बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो रीजनल बैलेंस ऑब्जर्व कर रहा है इस वक्त, और अगर कोई मिसकैलकुलेशन होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा, किसी भी साइड से होती है, अमेरिका इजराइल की तरफ से या पाकिस्तान इंडिया की तरफ से, फिर ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म ये सिचुएशन हो सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो जिसकी आप बात कर रहे हैं। और हिस्ट्री ने बार बार ये दिखाया है कि ग्रेट पावर राइवलरीज अक्सर अनएक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट से इग्नाइट होती हैं। इसीलिए
इसलिए डेवलपमेंट्स को केयरफुली वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अगले अपडेट में आपको मजीद डिटेल आपके पास लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।